गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहे होंगे। अगले 5 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लो। चलिए शुरू करते हैं। धंधा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है ओनली, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, यानी कि ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एक ही मालिक है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चला भी रहा है, जो कि उसका मालिक भी है, जो कि सारे प्रॉफिट भी लेगा और जो कि सारे लॉसेस भी बियर कर रहा होगा। आपके अड़ोस पड़ोस की किराने की दुकान, नाई की दुकान, ये सब इसी के अंदर आ रहे होते हैं। इसके फीचर ऐसे हैं कि भैया ये शुरुआत बहुत आसान है इसकी और अंत भी बहुत आसान है। जिस दिन इच्छा करी शटर खोला, दुकान का नाम डाला, दुकान चालू। जिस दिन इच्छा करी दुकान बंद कर दी। यहाँ पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर नाई ने आपके बाल टेढ़े काट दिए ना तो आप उसको मारोगे और घर जाके उसका सामान भी छीन लोगे। यहाँ पर लाइबिलिटी कंप्लीटली अनलिमिटेड होती है, यानी पर्सनल एसेट्स पे भी बात आ सकती है। रिस्क बियरर एक ही व्यक्ति है, साथ साथ में प्रॉफिट एंजॉय करने का भी एक ही व्यक्ति के ऊपर काम आता है। अब जब इतना सब कुछ एक ही व्यक्ति के ऊपर है तो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि बिजनेसमैन और बिजनेस ये दोनों अलग नहीं होते, ये दोनों एक ही है। शक्तिमान गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। अगला आता है कि भाई जब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो कंट्रोल पूरा का पूरा उसी व्यक्ति के हाथ में रहता है। देयर इज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ओनर ओवर द बिजनेस। अब भैया जब कंप्लीट कंट्रोल एक ही के ऊपर है तो व्यक्ति बीमार भी पड़ता है, शादियां भी होते हैं, मेहमान भी आते हैं और भी कुछ बहुत सारी चीजें होती है और मरता भी है। तो इन सब वजह से ये धंधे के अंदर कंटिन्यूटी होना प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, इस प्रकार के बिजनेस के कुछ फायदे भी हैं। फायदे की बात करें तो कॉन्फिडेंशियली होता है, सब मेरे दिमाग के अंदर है, कोई और मुझे बताने वाला नहीं है। डिसीजन जब मैं चाहूंगा तब ले सकता हूं, क्विक डिसीजन मेकिंग इसके अंदर होता है। डायरेक्ट इंसेंटिव मुझे मिल रहा होगा, डिसीजन लिया, प्रॉफिट हुआ, सब कुछ मेरा, किसी को नहीं बांटना, आसानी से बन जाता है, आसानी से खत्म हो जाता है। और एक अंदर से अकम्प्लिशमेंट, वो कहते हैं ना अंदर से संतुष्टि मिली। देखो मैंने एक बैनर लगाया, उससे सेल मेरी 2000 रुपए की बढ़ गई। तो देखो यार कितना बढ़िया है, मैं तो नेक्स्ट लेवल का दिमाग चला रहा हूँ। फायदे हैं तो नुकसान तो है, सिक्का है दो पहलू है, हेड और टेल। इसी प्रकार से नुकसान की अगर बात करते हैं तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। आपकी खुद की सेविंग से आप लोग कार्य कर रहे होंगे। बिजनेस की लाइफ बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है क्योंकि एक व्यक्ति की भी लाइफ लिमिटेड है। आपकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, घर पे भी लोग आके आपसे पैसा मांग सकते हैं। और साथ साथ में आपके पास मैनेजरियल स्किल नहीं होती। इकलौता चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता और टीम रखने के लिए आपकी जेब में पैसा होगा नहीं। इससे ओवरकम करते हुए दूसरे प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं जो कि काफी पॉपुलर है, बहुत पुरानी है भारत देश के अंदर, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सीधी सी बात है, यानी कि फैमिली बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो हिंदू फैमिली है उसके सभी मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कहलाते हैं। 3 सक्सेसिव जनरेशन, दादा, बेटा और पोता, ये तीनों अगर एक ही धंधे कर रहे हैं तो फिर वो एक तरीके से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर आ रहा होगा। ये गवर्न किया जाता है बाय हिंदू लॉ, यानी कि इसके ऊपर कानून है इस धंधे को चलाने के लिए। इसको कंट्रोल करता है कर्ता, यानी कि सबसे बड़ा भाई या सबसे बड़ा व्यक्ति फैमिली का, और जो बाकी लोग होते हैं उसको को पार्टनर्स बोलते हैं, जो कि कर्ता की मदद करते हैं धंधा चलाने के लिए। अगर इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन आपको शुरू करनी तो एटलीस्ट एक फैमिली के 2 मेंबर होने चाहिए और आपकी पुरानी प्रॉपर्टी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे और आपकी यहाँ पर मेंबरशिप बाय बर्थ होती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, जैसे ही पैदा हुए वैसे ही आप इसके मेंबर बन गए। बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। और तो लाइबिलिटी भैया इसके अंदर कर्ता का तो गर्दन कट जाती है क्योंकि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बाकी सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंट्रोल जो होता है वो कर्ता के हाथ में रहता है, जब तक वो जिंदा है वो ही सारे डिसीजन लेगा। कंटिन्यूटी इसकी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि अगर बड़ा भाई मर गया तो उसकी जगह उसका जो जस्ट छोटा भाई होगा वो उसका कंट्रोल ले लेगा, तो कंटिन्यूटी इसके अंदर चलता जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक कमाल की बात है कि माइनर मेंबर होते हैं। माइनर मतलब 18 साल से छोटा व्यक्ति भी यहाँ पर मेंबर की कैटेगरी में आ जाता है। अगर फायदे के बारे में बात करें तो अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि सब लोग जो है ना वो एक ही फैमिली से और बड़े भाई की बात सब मानते हैं। कंटिन्यूअस बिजनेस चल सकता है लंबे समय तक। लाइबिलिटी बाकी पार्टनर्स की लिमिटेड होती है और साथ साथ में लॉयल्टी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि घर पे रात को बैठकर एक साथ ही खाना खाना ना सबको। लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले रिसोर्सेज काफी ज्यादा लिमिटेड होते हैं क्योंकि एक ही फैमिली के बारे में बात करें, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कर्ता को मारेंगे जब कर्ता पिटेगा तो बाकी भी आ ही जाते हैं लपेटे में। अब कर्ता अगर खराब है, यानी डोमिनेंस ऑफ कर्ता हो जाता है। अगर कर्ता खराब है, अगर जो बड़ा भाई है वो कहता है कि मैं तो अपनी इच्छा से करूंगा, तो फिर आपका धंधा जो है खराब हो जाएगा। यहाँ पर मैनेजरियल स्किल काफी ज्यादा लिमिटेड होती है क्योंकि घर के ही लोग होते हैं तो पैसा भी घर का ही हो रहा होता है। हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर से बेहतर है बट नॉट मच बेहतर, मतलब ठीक है, एक लिमिट तक ही है। तीसरे प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो वो कहलाती है पार्टनरशिप। अब घर के लोगों के साथ तो आपने धंधा कर लिया, बाहर के लोगों के साथ करते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932
ये एक्ट है जो कि गवर्न करता है इसको। वो कहता है कि दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन जहां पर वो एक बिजनेस को कैरी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। ये बिजनेस को एक कैरी कर सकता है सबके बिहाफ पर, या सब कैरी कर सकते हैं सबके बिहाफ पर। मतलब पार्टनरशिप में 4 लोग हैं, एक ही काम कर रहा है, बाकी 3 आराम कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। या बाकी सब काम कर रहे हैं, एक आराम कर रहा है, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर इसकी फीचर्स के बारे में बात करें तो ये फॉर्म किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। इसके अंदर एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम लिमिट 50 तक की अभी रखी गई है अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ। इसके बाद लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है अप टू देयर शेयर, जितना उनका प्रॉफिट शेयर है उसके हिसाब से कार्य कर रहे होंगे। रिस्क भी है, वो भी आपस में बढ़ जाता है। डिसीजन मेकिंग एक अच्छे स्केल पर होती है तो वो थोड़ा सा म्यूचुअल कॉन्फिडेंस से काम कर रहा होता है। कंटिन्यूटी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक भी पार्टनर मर जाता है, कहीं चला जाता है, तो ये पार्टनरशिप पर दिक्कत आ जाती है। अब अगर बात करें कि भैया नंबर ऑफ पार्टनर, तो नंबर ऑफ पार्टनर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मैक्स टू मैक्स 50 हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ। ये म्यूचुअल एजेंसी की तरह काम करता है, यानी कि एक व्यक्ति सबको आराम से रिप्रेजेंट कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर फायदे की बात करें तो फायदा भैया ये बहुत आसानी से बन जाता है, कोई लीगल कंप्लीशन इसके ऊपर नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इनको साल के अंत में अपने सारी किताबों को दिखाना है, बताना है कि हमने कैसा कहां से क्या धंधा किया, ऐसा कोई भी लीगली कंप्लायंस नहीं है। सीक्रेसी बना के रख सकते हैं, प्रॉफिट को ये आपस में बांटते हैं तो रिस्क को भी आपस में बांट सकते हैं। अच्छा खासा फंड इनके पास होता है, क्योंकि अलग अलग भांति के लोग जो है यहाँ पर आते हैं, डिसीजन मेकिंग भी काफी बैलेंस हो जाती है। अगर लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं तो लिमिटेशन में सबसे पहला लिमिटेशन तो वही है भाई साहब की लायबिलिटी इन लोगों की अनलिमिटेड होती है, मतलब सब नुकसान में ही रहते हैं। दूसरा है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि 2-4 लोग आपस में काम कर रहे हैं। कंटिन्यूटी इसकी होती नहीं है, और पब्लिक को ज्यादा कॉन्फिडेंस इसके अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता भाई? पब्लिक को तो पता ही नहीं है ना कि ये लोग कौन है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस पब्लिक का नहीं आता है। रिसोर्सेज की बात करें तो ऑल दो 3-4 लोग होते हैं, 6 लोग 10 लोग भी हो सकते हैं, पर बेसिकली वो भी एक अप टू अ सर्टेन लिमिट ही पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज बेटर देन ऑल, बट स्टिल हैव कंस्ट्रेंट यहाँ पर आ जाता है। अगर टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में बात करें तो पहला आता है भाई एक्टिव पार्टनर जो हर प्रकार का काम करता है। दूसरा आता है स्लीपिंग पार्टनर जो पैसे लगाता है और भूल जाता है। तीसरा आता है सीक्रेट पार्टनर जिसके बारे में किसी को नहीं पता पर वो एज अ पार्टनर कार्य कर रहा है। अगला आता है बालक आपका नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है कि ये फर्म उसका नाम ले रही है और वो मना नहीं कर रहा है, देखो ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का पार्टनर बाय स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब क्या होता है कि वो खुद आ रहे हैं, मैं भी तो यार मेरा ही आदमी है यार, तो मैं खुद अपने इनिशिएटिव से बता रहा हूँ, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं एज अ पार्टनर है। अगला आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी कि वो पार्टनर नहीं है, उसको पता है पर वो बाकियों के सामने उस पर्टिकुलर डील को क्लोज कराने के लिए ऐसा रिप्रेजेंट करने देता है कि मैं भी देखो इसका हिस्सा हूं, मैं भी आपका ही एक भाई हूं। वो ऐसा होता है बेसिकली कमीशन खाने के लिए ऐसा लोग कर लेते हैं। अगली टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आती है वो कहलाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो नाम को तोड़ दो, को मतलब सबके मिलकर ऑपरेट की हुई सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत कार्य कर रही होती है। इनका मेन पर्पस होता है कि बीच में से मिडिलमैन को हटा दे और जो हमारे मेंबर्स हैं उनको अच्छा खासी डील दिलाए, अच्छा खासा प्रॉफिट उनका बनाए या फिर कॉस्टिंग को कम कर दे। इसको शुरू करने के लिए कम से कम 10 अडल्ट मेंबर यहाँ पर चाहिए होती हैं। वही मेंबर मिलकर कैपिटल भी जनरेट करते हैं, उनको एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी इन लॉ आप लोगों को मिल रही होती है, मतलब अलग से ही इन लोगों को एक एग्जिस्टेंस मिल रखी होती है थ्रू गवर्नमेंट। अब देखो अगर इसके फीचर के बारे में बात करें तो पहला तो वॉलंटरी मेंबरशिप है, यानी कि आपकी इच्छा है तो आप आओ, आपकी इच्छा है तो आप नोटिस देके चले जाओ। एक लीगल स्टेटस मिलता है, अलग से इनको नाम मिल रहा होता है। लायबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है। इनको कंट्रोल करने के लिए इन्हीं लोगों के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जो कि कंट्रोल करती है, डिसीजन लेती है। सर्विस मोटिव यानी कि फायदे के लिए लोग कार्य कर रहे होते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए कोई फायदा नहीं। अगर मेरिट की बात करें सबसे अच्छा मेरिट क्या है? इक्वालिटी होती है। 1 मैन 1 वोट होता है, एक व्यक्ति एक ही वोट कर रहा होता है ताकि कमेटी चूज जो है वो ढंग से हो। इसकी एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि किसी के ऊपर भी रिलाई नहीं कर रही। आप है तो ठीक है, आप चले गए तो कोई और इसका मेंबर बन जाएगा। गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, गवर्नमेंट इनको काफी ज्यादा फायदे प्रोवाइड कराती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा लेते हैं, यानी कि बल्क में खरीदते हैं, आपको पर यूनिट कॉस्ट काफी ज्यादा कम पड़ जाती है। लायबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड होती है, जितने आप मेंबर हो उसके हिसाब से आपकी लायबिलिटी ही होगी और बनाना काफी ज्यादा आसान है। इजीली आप फॉर्म कर सकते हो, बेसिक रेगुलेशन है उनको पूरा कीजिए और आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लीजिए। नुकसान क्या है? सबसे पहला कि रिसोर्सेज काफी लिमिटेड है। 10 लोग जो आए हैं वो फायदा लेने के लिए आए हैं, वो कम कॉस्ट में सामान खरीद रहे हैं, यानी कि वो पहले से प्रोक्टे हैं। दूसरा आता है कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है। अब वही 10 लोग कार्य कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के लिए अलग से प्रोफेशनल को हायर वो नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट सपोर्ट देती है तो नुकसान ये आ जाता है कि गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करने का भी कार्य करती है। कभी कभी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल देती है जिसकी वजह से लोग अटक जाते हैं। सीक्रेसी यहाँ पर मेंटेन नहीं होती क्योंकि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को
अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है और हो सकता है कि जो मेंबर है उनके ओपिनियन डिफरेंट हो जाए। अगर बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर 8-10 लोग मिल गए और उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। मिडिल मैन को हटा देते, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से सामान खरीदते, बल्क के अंदर और सस्ते में अपने लोगों को बांट देते हैं। अगला होता है प्रोड्यूसर, यानी कि जितने भी अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं वो सब एक सोसाइटी बना लेते हैं, वो भी बल्क में इनपुट खरीद लेते हैं ताकि भैया उनको सामान बनाने के लिए पर यूनिट कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तीसरी आती है मार्केटिंग। यहाँ पर स्मॉल प्रोड्यूसर इकट्ठा होता है और अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए इकट्ठे सामान को बेच देते हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इन सबका पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है और ये सारी फैसिलिटी इकट्ठे होके बन जाती है। अगला आता है फार्मर की कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन शॉर्ट फार्मर रॉ मटेरियल बल्क में खरीदते हैं और बेचते भी उसको बल्क के अंदर है। इसके बाद अगली टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये उधार देने के लिए, मतलब 10 लोग मिल गए सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह, उन्होंने सबने पैसा इकट्ठा कर लिया और जिसको जरूरत है उसको काफी कम ब्याज के ऊपर वो लोग पैसा दे देते हैं। और लास्ट आती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जेठालाल, चंपकलाल, जंतीलाल गड़ा घरों को कम खर्चे में बनाने के लिए ये सारे काम होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सिमिलर टाइप के घर इकट्ठे बनते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम होता है। आखिरी टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आता है, वीडियो थोड़ी नहीं काफी लंबी हो गई है क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। आखिरी आती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का तात्पर्य क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक ऐसा एसोसिएशन जहां पे धंधा करने वाले लोग जो है वो मिल रहे हैं, जिनको एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिल रही है, लीगल स्टेटस है और साथ में परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस मेंबर। आप अगर एक कंपनी के मालिक हो तो आपकी एग्जिस्टेंस से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एक अलग से नाम है, ठीक है, अलग से कॉमन सील है, जियो की सील लगती है, एयरटेल की सील लगती है, टाटा की सील लगती है। रतन टाटा जी आज हैं, अगर कल नहीं भी होंगे तो भी टाटा ऑर्गेनाइजेशन, टाटा ग्रुप जो है वो चलता रहेगा। ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत चल रही होती है। इसकी जो कैपिटल, जो पैसा है जो इसके अंदर चलता है, वो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ शेयर इकट्ठा कर दिया जाता है। अगर इसके फीचर के बारे में बात करें तो भाई आर्टिफिशियल पर्सन है, अलग ही बनता है, सेपरेट लीगल इसकी एंटिटी है। ये बहुत मुश्किल है बनाना, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत खर्चीला प्रोसेस है कंपनी बनाना। और इसका जो कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, जिनको कंपनी के लोग टाइम टू टाइम सिलेक्ट कर रहे होते हैं। परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि व्यक्ति मर भी जाएगा तो भी उसके शेयर्स किसी और को मिल जाएंगे, धंधा चलता रहेगा। लाइबिलिटी लिमिटेड है। मैं जियो के अंदर अगर एक इन्वेस्टर हूं तो मेरी लाइबिलिटी उतनी ही है कि मेरा लॉस जितना मैंने शेयर लगाया है वो खत्म हो जाए, इससे ज्यादा कोई मेरे से पैसा नहीं मांगेगा। रिस्क बियरिंग, सारे शेयर होल्डर के बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक कॉमन ठप्पा लगता है अपनी कंपनी का। फायदे के बारे में बात करते हैं तो लाइबिलिटी काफी ज्यादा लिमिटेड है हर मेंबर की, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है तो कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। एक्सपेंशन आसान होता है क्योंकि बहुत सारा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अब बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाता है, यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए अलग से प्रोफेशनल आ जाते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो शेयर्स को किसी और को बेच भी सकते हैं। तो ये जो शेयर है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। बात करते हैं लिमिटेशंस की, तो सबसे पहला लिमिटेशन तो भैया ये है, बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। दूसरा है कि लैक ऑफ सीक्रेसी। आप जाइए गूगल के ऊपर, आप लोगों को हर एक कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा ढूंढोगे तो यहाँ पर सीक्रेसी नहीं है, आपको बताना ही पड़ता है कि हम कैसे पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारी रेगुलेशन है जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है, इसलिए छोटे व्यक्ति जो होते हैं वो धंधा अच्छा चलाते हैं, कंपनी बनने के बाद धंधा अटक जाता है क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना यहाँ पर बहुत इजीली है क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं, तो कुछ चाहेंगे ऐसा हो, कुछ चाहेंगे ऐसा नहीं हो। यहाँ पर कभी कभी ऑटोक्रेटिक बिहेवियर का मतलब होता है मेरी जो इच्छा करेगी मैं वो करूंगा। ये मैनेजमेंट का चल जाता है, जो हो सकता है शेयर होल्डर ना चाहते हो फिर भी ऐसा हो रहा है। पर्सनल टच इसके अंदर नहीं होता, यानी कि देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मालिक कोई और है, मैनेजमेंट कोई और कर रहा है, तो मालिक की नहीं चलेगी, मैनेजमेंट की चल रही है, तो पर्सनल टच पूरी तरीके से हट जाती है। तो ये सारे आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी के नुकसान है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। मुझे अंदाजा है कि ये चैप्टर अमूमन 13, 14, 15 मिनट जो है खिंच गया होगा, पर तुम्हारी किताब का सबसे बड़ा चैप्टर यही है तो इसको मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इससे जल्दी मैं चैप्टर को नहीं कवर करा सकता वरना टॉपिक छूट जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो, वीडियो को और बड़ा नहीं करेंगे। चलिए खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।